Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार दोस्तों कल जो दर्दनाक घटना हुई अहमदाबाद में, जिस प्रकार का प्लेन क्रैश हुआ, आप सबने देखा कि शायद ही कोई इसको कभी भूल पाएगा, क्योंकि यहां पर रीसेंट टाइम्स में ये सबसे बड़ा क्रैश था। सोच के देखिए 241 लोगों की जानें चली गई। ये मिरेकल ही है कि जिसकी वजह से एक पर्सन की यहाँ पर जान बची है। कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो प्लेन क्रैश हुआ है इट इज़ बेसिकली बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जो कि बोला जा रहा है, पिछले कल से आप देख रहे होगे लगातार सोशल मीडिया, न्यूज़ पर हर जगह ये बोला जा रहा है कि अभी तक का सबसे सेफेस्ट प्लेन इसको बोला जा रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पिछले साल एक बहुत बड़ी खबर आई थी इसी प्लेन से रिलेटेड। मतलब ये जो 787 ड्रीम लाइनर है बोइंग के द्वारा बनाया गया है, यहाँ पर जो विसल ब्लोअर हैं जिन्होंने ऑलरेडी काम किया है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के ऊपर, उन्होंने इसके बारे में बताया कि इसमें कुछ खामियां हैं, और कहीं ना कहीं ये जो कल प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद से इसके बारे में भी काफ़ी चर्चा होने लग गई। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहाँ पर जो विसल ब्लोअर थे उनका क्या कहना है, और क्या ये जो कल प्लेन क्रैश हुआ उससे हम इस चीज़ को रिलेट करके देख सकते हैं। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सब जानते होंगे कल यहाँ पर जो एयर इंडिया AI-171 जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, 787 ड्रीम लाइनर, ये क्रैश हो गया। और जैसा मैं आपको बोल रहा था कि एक सर्वाइवर है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। और ये कुछ ही मिनट तो छोड़ दीजिए, मतलब एग्जैक्टली अगर आप देखोगे जब ये अहमदाबाद एयरपोर्ट, ये आप देख सकते हो जो रनवे से ये टेक ऑफ करना स्टार्ट किया, मतलब ग्राउंड को इसने छोड़ा, तो वहाँ से लेकर जब ये BJ मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है, यहाँ पर का अगर आप डिस्टेंस देखोगे, जो टाइमिंग है वो सिर्फ 32 सेकेंड्स के अंदर अंदर, मतलब पायलट के पास 1 मिनट का भी वक्त नहीं था कि इस प्लेन को कैसे भी बचाया जा सके। एंड यही काफ़ी ज़्यादा दुखद घटना है कि ये टेक ऑफ करते ही हार्डली 625 फीट की एल्टीट्यूड पर पाया था, और तभी ये नीचे जाने लगा और पूरी तरह से क्रैश कर गया। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, अभी तक आप देख सकते हैं 2005 से 2023 के बीच में कुछ डेटा को लिया गया कि जो भी ये इंसिडेंट्स होते हैं एयरप्लेन से रिलेटेड, ये किस समय होते हैं। तो क्या ये लैंडिंग के समय, टेक ऑफ के समय, क्या ये जब क्रूज कर रहे होते हैं, हवा में होते हैं, कई हजारों फीट ऊंचे होते हैं, तब क्या ये क्रैश होता है, कब होता है एग्जैक्टली। तो ज़्यादातर केस में आपको देखने को मिलेगा लैंडिंग और टेक ऑफ के समय। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा तो आप देख सकते हो 53% यहाँ पर जो भी एक्सीडेंट्स होता है कमर्शियल सिविल एविएशन के अंदर, तो वो आप देख पाओगे सबसे ज़्यादा आपका लैंडिंग के समय होता है। फिर सेकंड नंबर पर आता है आपका टेक ऑफ के समय। तो एक चीज़ आपको समझना है कि लैंडिंग और टेक ऑफ ये बहुत ही क्रूशल होता है, क्योंकि ये जो फेजेस होते हैं यहाँ पर जो टाइम है, मतलब पायलट के पास रिएक्ट करने का टाइम बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई प्लेन है वो 36,000 फीट पर उड़ रहा है, तो यहाँ पर पायलट के पास टाइम होता है, स्पेस होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर कि जब कोई भी, मान लो अगर 2 इंजन है प्लेन का, फॉर एग्जांपल ये 787 ड्रीम लाइनर, इसमें भी 2 इंजन थे, तो ये अगर फेल हो जाए, लेकिन अगर फ्लाइट जो है 36,000 के फीट पर है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों इंजन फेल हो गया तो वहीं का वहीं जो फ्लाइट है वो नीचे धड़ाम से गिर जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ये बेसिकली ग्लाइड करता है। ग्लाइड करने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर ये आपका 1 माइल नीचे गिर रहा है, एल्टीट्यूड खो रहा है, तो ये 10 माइल आपका डिस्टेंस भी तय करता है, मतलब ये आपका ग्लाइड करता रहता है। तो इसकी वजह से इस हिसाब से अगर आप देखोगे 36,000 फीट के हिसाब से, तो पायलट के पास करीब करीब 8 मिनट है चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं किसी जगह अगर इसको लैंड करा दिया जाए, कई सारे लोगों की जानें बच सकती हैं, तो काफ़ी मौका होता है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना आंकड़ा, कि लैंडिंग और टेक ऑफ के समय ये जो क्रूशल पीरियड होता है, यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो एक्सीडेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कल ये जो इंसिडेंट हुआ था, कल ये जो हादसा हुआ बोइंग 787 का, ये इतना क्रूशल क्यों है? सबसे पहली बात यह है कि पहली बार जो ड्रीम लाइनर है, पूरा का पूरा जो एयरक्राफ्ट है,
वही आपका एक प्रकार से क्रैश हो गया। ये पिछले 13 सालों में आपको पहली बार देखने को मिलेगा, क्योंकि 2011 में पहली बार ड्रीम लाइनर को आपका स्टार्ट किया गया था। एंड इसी की वजह से यहाँ से क्वेश्चन उठता है अबाउट इट्स लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस, स्ट्रक्चरल इश्यूज को लेकर, जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। और इनफैक्ट अगर आप, जैसा मैंने आपको बोला कि रिसेंट ईयर्स में ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी, सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया में अगर आप जितने भी एयरक्राफ्ट से रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा मृत्यु आपको अभी इस समय देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि पिछले साल हुआ क्या एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो लगभग एक साल पहले, कल ये जो हादसा हुआ उसके एक साल पहले अप्रैल 2024 में यहाँ पर एक इंजीनियर थे जिन्होंने ड्रीम लाइनर 787 पर काम किया था। अब बोइंग के साथ ये काम कर रहे थे इंजीनियर, इनका नाम है सैम सेलेपॉर। और ये अगर आप देखोगे तो इन्होंने टेस्टिफाई किया था यूएस कांग्रेस के सामने, मतलब जैसे भारत में पार्लियामेंट है ना, लोकसभा राज्यसभा, तो उसी प्रकार से वहाँ पर है यूएस कांग्रेस, और उनके सामने ये जो इंजीनियर हैं उन्होंने टेस्टिफाई किया था और एक्सपोज किया था जो 787 ड्रीम लाइनर में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। एक प्रकार से उन्होंने कहा कि शॉर्टकट का इस्तेमाल किया गया इसको बनाने में। यहाँ पर उनका एलिगेशन क्या था, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। बेसिकली उन्होंने यहाँ पर डिफेक्ट की जो बात कही थी ना, वो फ्यूजलेज जॉइंट्स के बारे में कही थी। अच्छा, ये होता क्या है, देखिए ये जो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट आप देख रहे हो, इसका जो मेन बॉडी स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो पूरा पार्ट है मेन वाला, जिससे विंग्स, टेल सब कुछ अटैच होता है, तो ये वाला जो पार्ट है हम इसको कहते हैं फ्यूजलेज। मैं फॉर एग्जांपल अभी मैंने वीडियो भी बनाया था, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का फ्यूजलेज है ना, वो भारत के अंदर अब बनाया जाएगा टाटा और दसॉल्ट के द्वारा मिलकर। ये पहली बार होगा कि फ्रांस के बाहर जो राफेल का मेन बॉडी है, मेन बॉडी पार्ट, ये वाला पार्ट, ये भारत के अंदर बनाया जा रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो फ्यूजलेज आप देख रहे हो, ये एक बार में पूरा का पूरा तो बनाया नहीं जाता, इसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो इंजीनियर हैं सैम सेलेपॉर, उनके द्वारा बोला गया कि ये जो फ्यूजलेज सेक्शन है ये अच्छे से प्रॉपरली जॉइंट नहीं है, इसमें गैप है। ये जो सेक्शंस आपको देखने को मिल रहा है ना, इन सेक्शंस में कुछ ना कुछ गैप है, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया। और उन्होंने ये खतरा बताया कि जैसे जैसे ये जो एयरक्राफ्ट है वो यूज़ में आता जाएगा, धीरे धीरे करके इसका जो जॉइंट है वो बढ़ सकता है, एंड इसकी वजह से जो पूरा का पूरा प्लेन है वो किसी भी समय एक प्रकार से टूट सकता है, बीच में से टूट सकता है। इसके बारे में उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पर टेस्ट रिजल्ट पास कराने के लिए जो बोइंग के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए, उन्होंने कुछ मिस अलाइनमेंट कर दिया, जिसकी वजह से ताकि जो टेस्ट रिजल्ट है उसमें ये फेल ना है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इसको लेकर आवाज़ रेस करने की कोशिश की बोइंग कंपनी के अंदर, तो मुझे यहाँ पर रिटेलिएट करने की बात कही गई कि चुप रहो, इसके बारे में मत बताओ। देखो क्या है ना, दुनिया में ये जो दो कंपनी है ना, चाहे एयरबस है, बोइंग है, ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं। आप कई सालों लग कर जो है ये प्लेन्स वगैरह का निर्माण करती हैं और बहुत सा मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर जो है इसमें खर्च होता है। तो ये कभी पीछे हटने वाली नहीं है। कई बार इनके ऊपर आरोप लगा है कि एम्प्लॉयज़ को ये लोग चुप करा देते हैं। कोई भी विसल ब्लोअर होता है, कोई बताने की कोशिश करता है तो इनको चुप करा दिया जाता है, अल्टीमेटली प्रॉफिट मेकिंग के लिए। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था, इन्होंने अर्जेंट कॉल किया था और अमेरिका के अंदर वहाँ की जो रेगुलेटर है ना, एविएशन रेगुलेटर FAA, उनको आह्वान किया था कि ये जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है इसको इमीडिएट बेसिस पर रोक देना चाहिए, मतलब ग्राउंड कर देना चाहिए इस तरह के सारे एयरक्राफ्ट, क्योंकि इसमें इश्यूज आ रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अच्छा, इसको लेकर बोइंग का रिएक्शन क्या था और FAA का क्या रिएक्शन था? बोइंग ने इन सारे इश्यूज को डिनाई किया और कहा कि इससे कोई भी सेफ्टी का खतरा नहीं है। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जो हमारे इंजीनियरिंग असेसमेंट है उसके तहत कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जहाँ पर आपको सेक्शंस में गैप देखने को मिलेगा। और कंपनी ने एक्नॉलेज किया कि कुछ माइनर प्रोडक्शन इनकंसिस्टेंसीज हैं जो कि आगे चलकर ठीक हो जाएंगी, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली। और जहाँ तक अमेरिका की जो रेगुलेटर है उन्होंने इंटरनल ऑडिट इनिशिएट कर दिया और साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंट रिव्यू पैनल है उसको भी क्रिएट किया। लेकिन जो अमेरिका के रेगुलेटर हैं उन्होंने भी 787 का जो फ्लीट है उसको ग्राउंड नहीं किया, उसको अलाउ कर दिया उड़ान भरने के लिए और कहा कि हम आगे से और ज़्यादा क्वालिटी चेक जितने भी चीज़ें होती हैं वो करेंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि कल जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ है क्या वो डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पर जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ है ये पहला फैटल एक्सीडेंट, जैसा मैंने आपको बताया, 787 ड्रीम लाइनर का देखने को मिलेगा। तो तुरंत यहाँ पर स्पेकुलेशन यही रेज होता है कि जो क्या सैम सेलेपॉर हैं क्या वो सही थे? क्या कल जो इंसिडेंट हुआ
क्या उन्होंने जो डाउट्स रेस किए थे क्या ये उसकी वजह से हुआ, क्योंकि अभी देखो अभी तो इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन होगा, चीज़ें पता की जाएंगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है इट इज़ अमंग द फर्स्ट बैच ऑफ 787 डिलीवरीज, क्योंकि जो 787 का डिलीवरी किया गया था 2014 में एयर इंडिया ने एक्वायर किया था। तो क्या है ना कि जो पहले की डिलीवरीज हैं, स्टार्टिंग के डिलीवरीज हैं, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। मान लो बोइंग ने यहाँ पर कुछ चीज़ें सुधारी होंगी, वो तो आगे वाले चीज़ों में सुधारी होंगी ना, तो स्टार्टिंग की जो डिलीवरीज हैं वो तो वैसे ही होंगी जो उसमें इश्यूज होंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको कोइंसिडेंस देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर जब ये इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो मेन फोकस किसके ऊपर होने वाला है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला यहाँ पर यह देखा जाएगा कल जो अहमदाबाद में इंसिडेंट हुआ उसमें क्या किसी प्रकार का पायलट का एरर था, क्या कोई सिस्टम मेलफंक्शन हुआ, क्या कोई इंजन फेलियर हुआ। फिर दूसरा यहां पर आप कल से ये भी देख रहे होगे कि फ्लैप्स के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। बेसिकली आपने देखा होगा कोई भी जो एयरक्राफ्ट होता है उसका जो विंग होता है, उस विंग में आपको इस तरह के फ्लैप्स देखने को मिलते हैं। फ्लैप ऊपर होता है, कभी कभी नीचे होता है। तो कल मैं देख रहा था कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला यह जा रहा था कि जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है तो फ्लैप को 5 डिग्री में होना चाहिए, लेकिन जो वीडियोस सामने आ रहे हैं प्लेन के उसमें ऐसा लग रहा है कि फ्लैप जो है वो उठा हुआ नहीं है, वो नीचे की तरफ है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में भी पता की जाएगी कि फ्लैप्स क्या सही तरीके से थे कि नहीं। जो लैंडिंग गियर है, जो पहिया है जिससे वो टेक ऑफ करता है, उसके बाद लैंडिंग गियर को तुरंत आपको अंदर करना होता है, क्या वो अंदर किया गया कि नहीं। फिर इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट में इंजन लगा हुआ है रॉल्स रॉयस ट्रेंट 1000 इंजन, क्या वो सही से थ्रस्ट दे पा रहा था कि नहीं, क्या किसी प्रकार का बर्ड स्ट्राइक हुआ था। और अल्टीमेटली इसके बारे में भी चर्चा होगी कि जो इंजीनियर सैम सलेहपुर हैं उनके द्वारा बोला गया था ना स्ट्रक्चरल इश्यूज को लेकर, डिसबॉन्डिंग को लेकर, क्या उसकी वजह से तो कहीं ना कहीं मिड एयर ब्रेकअप तो नहीं हो गया एयरक्राफ्ट का। तो वो सारी चीज़ों को पता करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। अब देखो ये ग्लोबली इतना मैटर क्यों करता है, क्योंकि बोइंग अगर आप देखोगे पिछले कुछ वर्षों से लगातार खबरों में रहा है नेगेटिव चीज़ों को लेकर। फॉर एग्जाम्पल 2018 में 2019 में बोइंग का जो 737 मैक्स है वो क्रैश हो गया था। 2 बहुत बड़े हादसे हुए थे। एंड अगेन यहाँ पर जो ऑनगोइंग इश्यूज हैं क्वालिटी कंट्रोल को लेकर, डिलीवरीज काफ़ी लेट हो रही हैं, रेगुलेशन के द्वारा भी फाइन्स लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म आ रहा था बोइंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कि प्रॉफिट फर्स्ट सेफ्टी लेटर, इस तरह का कल्चर बन गया है कंपनी में। इनफैक्ट इससे रिलेटेड नेटफ्लिक्स पर कुछ सीरीज वगैरह भी है, उसको देखिएगा आप जरूर, काफ़ी कुछ आपकी आंखें खुलेंगी कि किस तरह से जो ये एविएशन कंपनीज हैं वो गलत चीज़ें भी कर रही हैं। यहाँ पर एविएशन सेफ्टी को लेकर भी सवाल उठता है। जो ड्रीम लाइनर है जिसको सिंबल ऑफ एडवांस्ड एविएशन इंजीनियरिंग बोला जा रहा था, तो सलेहपुर का जो वार्निंग है, क्या इसको अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया, क्या जो बाकी के एयरलाइंस है क्या उसके ऊपर भी असर आएगा कि नहीं। क्योंकि आप समझिए जो एयर इंडिया है उन्होंने तो अपने बाकी की जो 787 ड्रीम लाइनर है उसको अभी इंस्पेक्शन के लिए छोड़ दिया है कि जब तक क्लियरेंस नहीं होगा हम उसको उड़ान नहीं भरेंगे। तो इसका असर हो सकता है कि बाकी के जो 787 ड्रीम लाइनर है उसके ऊपर आए, और एयर इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट मैंने आपको बताया। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको इस समय बोइंग के शेयर्स के ऊपर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जब कल अहमदाबाद का ये क्रैश सामने आया तो अमेरिका में तो मार्केट क्या है ना कि भारत के टाइमिंग के हिसाब से देखो तो करीब 7:30 बजे खुलता है, तो उसके पहले ही यहाँ पर बोइंग का प्री मार्केट में जो शेयर है वो लगभग 8% क्रैश हो गया था। लेकिन रात को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तक इसमें जो गिरावट है करीब 5% के आसपास थी। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको साफ देखने को मिलेगा कि कोई प्लेन जब क्रैश होता है तो उसका डायरेक्ट असर उस कंपनी के शेयर्स पर देखने को मिलते हैं। और इसीलिए आप देखिए जो फैमिलीज़ हैं विक्टिम्स के, तो उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो बोइंग है उसके खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए कि क्या उन्होंने कुछ गलत किया। इनफैक्ट बोइंग का अगर आप पिछले 5 साल में शेयर्स देखोगे वो उठ ही नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं यही सारे कारण आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये वीडियो मैं जब बना रहा था मैंने सोचा कि आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भारत में हमारी जो एविएशन जो कंपनीज़ हैं, एयरलाइन कंपनीज़ हैं, वो कौन से कंपनी के जो एयरक्राफ्ट हैं उसका इस्तेमाल करती हैं। तो ये आप देख सकते हो, इससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी एयरलाइन कंपनी कौन से कंपनी का इस्तेमाल करती हैं, फ्लाइट का इस्तेमाल करती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिगो की बात करें तो इंडिगो के पास कोई भी बोइंग का एयरप्लेन नहीं है, और जितने भी एयरप्लेन हैं उसके एक्चुअली वो नैरो बॉडीड वाले होते हैं ना, ज़्यादातर डोमेस्टिक में इस्तेमाल करते हैं। तो A320 फैमिली आपको वो एयर बस की है वो देखने को मिलेगी। एयर इंडिया का जहाँ तक सवाल है तो और विस्तारा आप सब जानती हैं, और एयर इंडिया एक्सप्रेस ये एक ही कंपनी है, टाटा ग्रुप के अंदर आती है। तो इनके पास आपको मिक्स देखने को मिलेगा। इनके द्वारा काफ़ी सारा बोइंग का इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ इनके पास एयर बस के भी प्लेन्स देखने को मिलते हैं। स्पाइस जेट हो गया, अलास्का हो गया, इनके पास सिर्फ
बोइंग के ही प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे। अब गो फर्स्ट तो क्या है, ये ग्राउंडेड है, अभी उड़ान नहीं भरा है, लेकिन इनके पास एयरबस वाले थे। तो अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो इंडिगो ही एक इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास सारे प्लेन एयरबस के ही आपको देखने को मिलते हैं। देखो ये मैं कोई ऐड वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बस आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को हो सकता है कि अरे मैं तो बता रहा हूँ कि नहीं इस फ्लाइट को चुनो या उसको, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें, जैसे बोइंग जो है वो फाउंड किया गया था 1916 में, एयरबस ये यूरोप की कंपनी है, फ्रांस में फाउंड किया गया था। जो बोइंग है ये अमेरिकन कंपनी है, ध्यान रखिएगा। तो एयरबस 1917 में फाउंड किया। अभी मार्केट शेयर अगर आप देखोगे तो बोइंग का मार्केट शेयर 42% है, एयरबस 58% है। इनफैक्ट एक समय था जब बोइंग से बढ़कर कुछ भी नहीं था, मतलब एयरबस कुछ भी नहीं था बोइंग के सामने। धीरे धीरे करके एयरबस को लेकर जो है ट्रस्ट बढ़ा और आज आप देख सकते हो कितना बड़ा मार्केट शेयर हो गया है। और कमर्शियल एयरक्राफ्ट में भी आप देख पाएंगे यहाँ पर कौन सा नैरो बॉडीड, वाइड बॉडीड बोइंग के पास कौन सा है, एयरबस के पास कौन सा है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आपको हेल्पफुल रहा होगा, इसमें काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर अभी हमने बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की बात की, इसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों स्टडी IQ का ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल अब लाइव है और इसके साथ ही स्टार्ट हुआ है P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको 0 से IS तक की पूरी तैयारी के साथ ले जाएगा। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन, PRP एंड MRP, रेसिडेंशियल प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स प्लस मेंस। और सुनो, इस बैच के साथ आपको मिलेंगे प्रीलिम्स क्लियर करो पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। सेल अभी चल रहा है लेकिन सिर्फ कुछ ही दिन के लिए और सीट्स लिमिटेड हैं, तो वेट बिल्कुल मत करना। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाओ, सर्च करो P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच, क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस। बैच स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन क्लोजिंग 15 को है। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर UPSC जर्नी टुगेदर। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.